नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 1 लाख के ऊपर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 39,173 लोग हुए सही। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, 2,637 हुई शहर में संक्रमितों की संख्या। अब तक 103 लोगों की मौत। लॉकडाउन 4 को लेकर मध्य प्रदेश में सिर्फ रेड और ग्रीन जोन। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अलग ढंग और अलग रूप में होगा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत 7 जिले रेड जोन में। कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की भी गतिविधियां नहीं होंगी। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों को मंजूरी। अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक आएंगे वापस, 45 ट्रेनों पर सहमति। अब तक 22,000 मजदूर कर चुके हैं प्रदेश वापसी। छत्तीसगढ़ में तूफान अम्फान का असर, 24 घंटे में कई जगहों पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका। राज्य के कई हिस्सों में बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह है कि 12 दिन के अंदर ही कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों और किसानों के लिए एक संदेश जारी किया है। क्या कुछ संदेश में है, आपको सुनाते हैं। प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। भारत के यशस्वी और युगदृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये उन्हीं का दूरदर्शी नेतृत्व था कि समय रहते उन्होंने इस संकट को पहचाना, इसकी गहराई को जाना और उससे बचने की रणनीति बनाई। उनके पीछे सारा देश खड़ा हो गया। आज उन्हीं का नेतृत्व है कि जिसके कारण हम कोरोना संकट को देश में नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। ऐसे संकट काल में मोदी जी का नेतृत्व भारत को भगवान का वरदान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी हमने कोरोना के संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया है। जहां मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को पॉजिटिव केसेस के दुगने होने की अवधि 3 दिन थी, जो 1 मई को बढ़कर 14 दिन हो गई। अब यह दर 17.2 दिन है और जल्दी बढ़कर हम इसको 20 दिनों तक ले आएंगे। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर, रिकवरी रेट, दिनांक 1 मई 2020 को 19.03% थी, जो दिनांक 18 मई को बढ़कर 46% से भी अधिक हो गई है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है, खतरा भी है, सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक तरफ प्रदेश में जहां ऐसे जिले हैं जहां पॉजिटिव केसेस पहले आए, लेकिन वहां की जनता की जागरूकता ने, अनुशासन ने, प्रशासन द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाओं का पालन किया और जिसके कारण वो 9 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए। मेरे किसान भाइयों, मैंने आपको आश्वस्त किया है कि आपके गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे।
लेकिन आपसे निवेदन है, जब आपको एसएमएस जाए तभी अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचें और वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करें। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले बहनों और भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करें, भीड़ ना लगाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में देश लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर गया है। ये एक अलग बात है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का सिलसिला लगातार जारी है। बात करें मध्य प्रदेश की तो सोमवार को सूबे में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 5236 तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। राज्य में लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप तय। कंटेनमेंट इलाकों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही मंजूरी। रेड और ग्रीन यानी दोनों ही जोन में होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क पर प्रतिबंध। किसी भी प्रकार का सामुदायिक कार्यक्रम आयोजन नहीं। सभी प्रकार के मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए सिर्फ जरूरी गतिविधियों को छोड़कर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन यानी बसों पर लगा प्रतिबंध करीब 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और इसकी समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। कुछ गतिविधियों के संचालन की अनुमति। ग्रीन जोन में इन गतिविधियों को अनुमति। शादी में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं शामिल। रेड जोन में आने वाले मोहल्ले में जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। शिक्षा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी। परेशान और फंसे हुए लोगों के खाने पीने का इंतजाम के लिए अहम फैसला। क्वारंटीन सेंटर, पुलिस आवास, मेडिकल के लोगों तक भोजन के लिए होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट से किचन चालू रहेंगे। सभी तरह का मॉल, परिवहन, कार्गो मूवमेंट और उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों की आवाजाही और उद्योगों के लिए श्रमिकों के आने जाने की व्यवस्था के लिए बसें की जाएंगी। साथ ही शासकीय और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं। सूरजपुर जिले में फिर से एक युवक कोरोना पॉजिटिव मरीज एक सामने आया है। सूरजपुर कलेक्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 3 दिन पहले ही युवक जिले में आया था। RT-PCR टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर भेजा गया। अब सरगुजा संभाग में कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है। प्रदेश में अब तक 93 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि अब तक 59 मरीजों की रिकवर कर उनको घर भेज दिया गया है और 34 मरीजों का उपचार जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अंतिम गांव बाघ नदी का जायजा लिया। आपको बता दें कि बाघ नदी के पास प्रवासी मजदूरों के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां मिल रही तमाम सुविधाओं का जायजा लेने डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को जरूरत का सामान भी दिया। हम क्या व्यवस्था बना सकते हैं, ये बात की भी चिंता करेंगे और सरकार को यही कहेंगे कि इसमें किसी का आलोचना का विषय नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग भटकते हुए 500, 800, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए हम और बेहतर जो कर सकते हैं प्रशासन को करना चाहिए। जनता तैयार है,
राजनांदगांव के लोग तैयार हैं, यहाँ के पंचायत तैयार है, यहाँ के समिति तैयार है, तो सब मिल के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। बिलासपुर जिले में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या घर वापसी कर रही है। जिले के मस्तूरी क्षेत्र से लगभग 70,000 मजदूर हर साल दूसरे राज्य पलायन करते हैं। यही कारण है कि बड़ी मात्रा में मजदूर घर आ रहे हैं, जिनके हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें उनके ही गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षित रखा जा रहा है। लेकिन गांव के कुछ लोग आज भी कोरोना वायरस को लेकर जागरूक नहीं है और क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलकर अपने परिजनों से मिलने चले आते हैं, जिसे लेकर एसपी के आदेश पर मस्तूरी थाने में वॉलंटियरों का चयन किया गया। 33 गांव के 70 वॉलंटियर का चयन किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी और उनकी गतिविधियों पर नजर रख उनसे संबंधित जानकारी को थाने तक पहुंचाया जाएगा। केवल मजदूरी थाने को देखा 10 से 15,000 प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। इसमें अभी तक 4,000 मजदूर वापस आ चुके हैं। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है हर जगह पे। जहाँ जिन सेंटर पे ज़्यादा मजदूरों की संख्या है वहाँ फिक्स ड्यूटी भी लगा दी है। फिर भी ड्यूटी के दौरान कुछ परेशानी ना आए, इस चीज़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया गया था, तो उन्होंने कुल 35 ग्राम के लिए 70 विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का आदेश उनके द्वारा जारी किया है। देख रहे हैं कि हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अपनी जगहों पे आने शुरू हो गए हैं। श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, कुछ पैदल आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी जगह से आ रहे हैं, कुछ रेड जोन से आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया है ताकि अगर इनमें किसी तरह की बीमारी के लक्षण पाए जाएँ तो समय रहते इनकी पहचान होकर इनका इलाज हो सके। और ये विशेष पुलिस अधिकारी जिनको हम एसपीओ कहते हैं, इनकी मदद से हम गाँव वालों को समझाएंगे, जो मजदूर हमारे आए हैं उनको, कि इनको अपने घरों पर रहना है। साथ में हमको एक हाथ भी मिल जाएगा, एक सहयोग मिल जाएगा इन मजदूरों के अपने ही लोगों का, ताकि वो घरों में आसानी से रह सकें। लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच अपने गंतव्य के लिए निकले प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव मदद करने में जुटी हुई है। जहां जिले के सरगांव इलाके के चंद्रखुरी में बनाए गए श्रमिक सहायता केंद्र में रोजाना सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। केंद्र में उस वक्त भावुकता भरा क्षण आया जब डिप्टी कलेक्टर व एसडीएम ब्रजेश सिंह खुद मजदूरों को भोजन परोसने लगे। एसडीएम ने कहा कि मजदूरों की सेवा में लगे सरपंच, स्वास्थ्य कर्मचारी और महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करने वे रोज यहां पहुंचते हैं और जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से भूख से छटपटाते एवं सफर में थके मजदूर जब यहां पहुंच रहे हैं तो एक पल के लिए ही सही मुरझाए और मायूस मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान जरूर लौट आती है। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने उनके खाना और रहने के लिए व्यवस्था स्टार्ट करी थी और इसका रिजल्ट भी हमको अच्छा मिला। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था कि राह से गुजरने वाला कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो अगर यहाँ पे रुकते हैं तो बिल्कुल कौतूहल बस जो हमारी सामग्री है, झूला है और किट्स है, उनके साथ वो खेल भी सकते हैं। अगर कोई मजदूर अन्य राज्य या अन्य जिलों को जा रहा है तो उसको यहाँ से गुजरने वाले जो भी वाहन हैं उनमें उनको बैठा के आगे की ओर भेज दिया जाता है। अभी हम लोग सबके लिए पहले तो जिले तक सीमित था, परंतु अभी सबके लिए हम लोग बस की व्यवस्था की है। इससे अभी भोजन की भी व्यवस्था आज हम लोगों ने किया है और आज मैं खुद भी देख के आया हूँ। और जो हमारा नेशनल हाईवे है बिलासपुर रायपुर रोड, अब एक हम लोग बृहद मात्रा में सहायता केंद्र का स्थापना करने के लिए कहा गया है, जो शाम तक बनेगा। इसमें हाईवे से जाने वाले हर मजदूरों को भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। सत्ता में फिर से वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को उपचुनाव से पहले एक और झटका लगा है। मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में सांवेर से कांग्रेस के 6 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अब इन सभी 6 नेताओं को मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीडी शर्मा ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि तुलसी सिलावट के नेतृत्व में सांवेर कांग्रेस मुक्त हो। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने का सिलसिला जारी रहेगा। सिलावट ने दावा किया कि कांग्रेस से बीजेपी में इतने बड़े नेता आएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप सबका स्वागत है। आज सौभाग्य का विषय है कि जिस गति से मध्य प्रदेश के अंदर
सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस गति के साथ लगा है, उस यात्रा में आप सबको ध्यान में है कि पहले प्रदेश सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। आज तुलसी सिलावट जी हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में और सिंधिया जी के और मुख्यमंत्री के उनके जो साथी हमारे कांग्रेस के इंदौर के, सांवेर के सभी मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए मैं उन सबको, तुलसी जी के साथ सारे लोग जो आए हैं, उन सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंडला थाना कोतवाली अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग किशोरों को बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने की थी। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला दीपक कुमार शुक्ला मंडला द्वारा तत्परता से कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया और आरोपी की तलाश के लिए टीम भी गठित की गई। जिसके बाद आरोपी विक्रम पटेल को गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नीलेश दोहरे, पीएसआई रश्मि ठाकुर, महिला आरक्षक ज्योति व्यायाम की सराहनीय भूमिका रही। ये 10 तारीख को नाबालिग अपहर्ता की मां ने थाने पर आकर शिकायत की थी कि मेरी लड़की घर पर नहीं है। रिपोर्ट पर 363 का मुकदमा कायम कर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटनाक्रम के 2 दिन बाद अपहर्ता की दस्तावेजी कर ली गई है। उसके बयान लिए गए, 164 के न्यायालय में कथन कराए गए हैं, जिसके आधार पर उसने अपने कथनों में बताया है कि विक्रम पटेल नामक व्यक्ति उसको लेकर गया था, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई और न्यायालय के समक्ष पेश किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैतूल में शाहपुर थाना क्षेत्र के गुवाड़ी रेत खदान पर प्रशासनिक अमले और रेत कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद उस कदर बढ़ गया कि हवाई फायरिंग हो गई, जिसमें प्रशासनिक अमले के कुछ लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही बैतूल से पुलिस टीमें रवाना हो गई, जिसके बाद मामले में संलिप्त 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा के ग्यारसपुर से वन परिक्षेत्र ग्यारसपुर में तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर तेंदुपत्ता वन समिति द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का काम प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि 250 रुपए प्रति सैकड़ा मानक दर से तेंदुपत्ता तोड़ा जा रहा है। ग्यारसपुर क्षेत्र में ये 22 फड़ बनाए गए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी मजदूर घर पर बैठे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि ग्यारसपुर के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ तेंदुपत्ता श्रमिक उभर कर सामने आए हैं, जहां पर तेंदुपत्ता की गिनाई लगातार जारी है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने काढ़े के सेवन का अनुरोध किया। जिला आयुर्वेद विज्ञान विभाग ने जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार आमजनों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का सेवन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं इसकी उपयोगिता और लाभ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकासखंड सूरजपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा ग्रामीण जनों को इकट्ठा कर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठाकर इस काढ़ा उपयोगिता के बारे में बताया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक विभाग कल्याणपुर के डॉक्टर साहब के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इनके द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी, उसके लिए मतलब दवाई भी दे रहे हैं साथ में। और अगर हम घर पे बनाना चाहते हैं तो लोगों को उसके लिए विषय मतलब घर पे कैसे बना सकते हैं वही बता रहे हैं। आयुष विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसके माध्यम से लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। तो उसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय ने पूरे सूरजपुर जिले में आयुर्वेद विभाग के द्वारा गांव-गांव में इस योजना को प्रारंभ किया है। तो हम लोग अभी बहुत सी जगह हर दिन जा रहे हैं प्रोग्राम करके और वहाँ पे ग्रामीणों को बता रहे हैं किस तरीके से इससे बचना है। मुंगेली जिला भले ही अभी कोरोना को लेकर पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में जिले के नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाला मातृत्व शिशु अस्पताल को पूर्ण रूप से कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के दृष्टिकोण से यहाँ की कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे प्रशासनिक अमले के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संसाधनों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर पल एक्टिव मोड पर है। पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों में पलायन कर काम करने गए श्रमिक मजदूर कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के ईंट भट्टे में काम करने गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बंधक बनाकर रखने का मामला प्रकाश में आया है। मेरे बेटा बहू को एक सरदार ने आया हैरस पाली का, वो सरदार ने बोला कि मैं अच्छा से काम दूंगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा और लंबे काम है, ऐसे कर करके ठग के ले गया और ले करके वहाँ को भट्टा में लगा दिया। काम में लगा करके वो काम मालूम कितना पैसा लिया सरदार और लेके वो चला आया घर। बच्चे लोगों को छोड़ दिया और बच्चे लोगों को अभी तक काम करते रह गया। उनको बंदेज में रखा है, खाना पीना परेशानी भारी। और वो लोग बोलते हैं साहब जो ईटा भट्टा मालिक है वो हमारे से पैसा ले गया है, उसको लेके आओ। हम कहाँ से उसको जाएंगे लाने ले जाने के लिए, ढूंढने के लिए। एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन बरकरार है तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के काशी में जमीनी विवाद के चलते 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी रंजिश में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमला किया गया, रिपोर्ट पर धारा 307 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण की विवेचना जांच के दौरान नामजद आरोपियों से पूछताछ करने पर इन्होंने स्वप्निल यादव के चचेरे भाई साजन यादव की हत्या करना बताया है। मुड़पार के पास ले जाकर उनको धारदार हथियारों से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या करना बताया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।